जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे चैनल बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शुभिका गर्ग जी की लिखी हुई एक अत्यंत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी। सदा सौभाग्यवती रहो, यह लो घर की चाबियां बहू। तुम्हारी सास ने बड़े से संवारी थी यह गृहस्थी। वह होती तो इतनी जल्दी यह चाबियां तुम्हें कभी नहीं मिलती। मुझसे अब यह सब और नहीं संभाला जाता। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। अब तो बस हरि भजन करना है। रोबीली आवाज में दीवान साहब बोले। लाल जोड़े में सजी धजी नाजुक सी सुगंधा पैर छूने के लिए झुकी ही थी कि उसके ससुर जी ने उसे कंधा पकड़कर रोक लिया और उसके हाथ में चाबी का गुच्छा थमा दिया। दूसरे हाथ से सिंदूरदान को सीने से चिपकाए खड़ी सुगंधा कुछ समझ पाती तभी जेठानी जी कविता बोल पड़ी। चलिए देवरानी जी, अब यहाँ से बहुत से नेक जोक बाकी है। अभी घर के सब जल्दी निपटवा दूँ, फिर हमें शाम तक वापस भी निकलना है। वह चुपचाप जेठानी जी के साथ चल पड़ी। घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही थी, बस कुछ गिने चुने रिश्तेदार ही नज़र आ रहे थे। शादी शहर से हुई थी तो वहाँ अधिकांश लोग आकर चले गए थे। विदा होने के बाद सुगंधा को यहाँ गांव की हवेली में ले आए थे। जेठानी और बुआ सास के निर्देश के अनुसार सुगंधा यंत्रवत करती जा रही थी। सुगंधा, ये सिंदूरदान मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। कब तक यूं इसे सीने से चिपकाए रहोगी? बुआ सास ने सुगंधा को कहा। तो सुगंधा ने बेमन से उन्हें वो सिंदूरदान दे दिया। जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वह सुगंधा की निगाहें सिंदूरदान पर ही टिकी रही। दीदी के सारे गहने जेवर तो बिक गए हैं। सुगंधा, तू तो जानती ही है अपने चाचा की दशा। उन्हें बेचा तब तो तेरे ससुराल वालों का आदर सत्कार बड़ी मुश्किल से कर पाए हैं। यह पीतल का है, दीदी की निशानी है, तो यह रख ले बिटिया। भैया दीदी के आशीर्वाद से इतना संपन्न ससुराल मिला है तुझे कि तू राज करेगी। गहनों से लाद दिया है तेरे ससुराल ने तुझे। जा बेटी, सुखी रहना। चाची ने अपने आंसू पोंछते हुए विदाई के पहले सुगंधा को गले लगा लिया था। रोड एक्सीडेंट में माँ, पापा और छोटे भाई सुधीर को खो देने के बाद तो सुगंधा पागलों जैसी हो गई थी। दयालु चाचा अपने घर ले आए थे उसे। बड़े भाई भाभी की संपत्ति का हवाला देकर चाची का मुंह उन्होंने बंद कर दिया था। सुगंधा एमए तो कर चुकी थी और उसकी उम्र भी शादी लायक हो गई थी। तो लगभग 1.5 साल बाद सुगंधा की मानसिक हालत सुधरने पर चाचा चाची ने सुगंधा को गांव के दीवान साहब के बेटे सुधांशु से ब्याह दिया था। पुराने जमाने का नक्काशीदार सिंदूरदान जो उसकी नानी ने दिया था। वजनदार सिंदूरदान में लगभग 1 पाव भर सिंदूर समा जाता था। चाची ने मांग सिंदूरदान सहित वह सिंदूरदान सुगंधा को दे दिया था, जिसे सीने से लगाए वह ससुराल आ गई थी। तुम्हारा ही राज रहेगा देवरानी जी अब। बाबूजी तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें तो बस 2 रोटी चाहिए। रही बात देवर जी की, तो ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। बुद्धि भी नाम मात्र की है। तुम्हारे तो ऐस ही ऐस रहेंगे। जेठानी ने कान में फुसफुसाते हुए सुगंधा को कहा तो सुगंधा का सर घूम गया। ऐसा लगा मानो किसी ने खोलता हुआ गरम लावा कानों में उड़ेल दिया हो। ऐसा धोखा, हे भगवान! सिसक कर रोने लगी सुगंधा और जेठानी वहाँ से हल्की हंसी हंसते हुए चली गई। ज़्यादा बात नहीं करता सुधांशु शर्मिला है। सारी घटनाएं आंखों के सामने घूम गई।
सुगंधा के तो होश हवा में गुम हो चुके थे। क्या करे, किससे कहे। रात होने तक जेठ जेठानी वापस शहर रवाना हो गए। बुआ सास ने खाना खिलाकर सुगंधा को सजे धजे कमरे में बिठा दिया और चली गई। थोड़ी देर बाद सुधांशु कमरे में आया। सुगंधा के तो जैसे तन बदन में आग लगी हुई थी। तिल मिलाकर खड़ी हो गई। सुधांशु दरवाजा बंद करके जैसे ही उसके करीब आया, अपना घूंघट हटाकर सुगंधा गुस्से में जोर से बोली, खबरदार, जो मेरे करीब जरा सा भी आने की कोशिश की। यह शादी एक धोखा है, सिर्फ धोखा। सुधांशु भले ही बोल सुन नहीं सकता था, लेकिन सुगंधा के हाव भाव देख समझ गया और पीछे हट गया और चुपचाप कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। गुस्से में जलती हुई सुगंधा ने अपनी माँ की निशानी सिंदूरदान को हाथ में ले लिया और सीने से चिपकाकर पलंग पर बैठ गई। ना जाने कब आंख लग गई और सुगंधा सिंदूरदान को सीने से चिपकाकर सो गई। अगले दिन सुबह आंख खुली तो हड़बड़ाकर उठी। देखा तो सुधांशु उसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रहा था। सुधांशु की तरफ हिकारत भरी नजरें डालती हुई सुगंधा कमरे से बाहर निकल गई। घर की सारी व्यवस्था समझाकर 2 दिन बाद बुआ सास भी चली गई। अब घर में सिर्फ 3 प्राणी रह गए, सुगंधा, सुधांशु और ससुर दीवान साहब। एक नौकरानी आती थी, चंपा, जो घर की ऊपरी कामकाज साफ सफाई कर जाती थी। लगभग 1.5 माह बीते होंगे कि एक दिन अचानक जेठ जी आ गए। घर में कोई आता जाता नहीं था, तो जेठ जी के आने पर सुगंधा बहुत उत्साहित हो गई। बहुत से व्यंजन बनाए और घूंघट किए हुए जेठ जी को आदर सत्कार दिया। जेठानी जी के हालचाल पूछे। बताओ, विधि का विधान, कैसी कोयल के जैसी मीठी आवाज़ है सुगंधा की, लेकिन हाय रे किस्मत, सुधांशु ना सुन सकता है और ना ही इतनी प्यारी आवाज़ की तारीफ कर सकता है। जेठ जी ने खाना खाते हुए ससुर जी से कहा। सुगंधा ने सुन लिया और चुपचाप रसोई में चली गई। उसके बाद उसने जेठ जी से कोई बात नहीं की। शाम को जेठ जी ट्रेन से वापस चले गए। तकरीबन 15 दिन बाद फिर जेठ जी आए। इस बार सुगंधा ने उनसे कोई भी बातचीत नहीं की, बस चुपचाप खाना खिलाकर सारा काम समेटकर अपने कमरे में आराम करने आ गई। अभी आंख लगी ही थी कि कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। देखा तो जेठ जी झुके हुए थे। नागिन की तरह फुफकारते हुए सुगंधा फुर्ती से उठ खड़ी हुई और अपना पल्लू ठीक करते हुए बोली, आप मेरे कमरे में कैसे आप आए? कुछ चाहिए था तो आवाज़ दे देते। नाराज क्यों होती हो सुगंधा? मुझे चंपा ने सब बता दिया। सुधांशु बोल सुन तो पाता नहीं है, ऊपर से बुद्धि भी कम ही है उसमें। तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ़, इसलिए आज दोबारा आया हूँ, कहते हुए जेठ जी सुगंधा की तरफ झुके। जेठ जी के गलत इरादे भांप चुकी थी वह। तेजी से पीछे हटी और तभी ना जाने कहाँ से सुधांशु सुगंधा के सामने आ खड़ा हुआ और उसने वही पीतल का सिंदूरदान अपने बड़े भाई के सर पर जोर से दे मारा और दूसरे हाथ से सुगंधा को कस के अपनी बाहों में भर लिया। जेठ जी के चेहरे, पूरे शरीर और कपड़ों पर सिंदूर बिखर गया। माथे से खून की धार निकल पड़ी। वह बुरी तरह से तिलमिला उठे और कमरे से बाहर निकल गए। बाहर से दीवान साहब के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वह जेठ जी को गाली देते हुए डांट रहे थे
और कभी दोबारा ना आने के लिए बोल रहे थे यहाँ। आंखें बंद की हुई सुगंधा थर-थर कांपते हुए सुधांशु के सीने से चिपकी हुई थी। सुधांशु उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। जेठ जी जा चुके थे। कुछ देर बाद सुगंधा थोड़ी सामान्य हुई तो सुधांशु ने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आंगन पर बिखरे सिंदूर को समेटकर एक तरफ किया और सिंदूरदान सुगंधा के हाथों में देखकर वह कमरे से जाने लगा। सुगंधा ने बिना देर किए झपट कर सुधांशु का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ झुकाकर उसके गले लग गई। सुगंधा और सुधांशु का मधुर मिलन हुआ। जेठ जी का आना बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि जेठानी तक उनकी करतूतों की खबर पहुंच गई थी। यहाँ सुगंधा और सुधांशु सुख से रहने लगे। समय बीतने पर सुगंधा के 2 बेटों और एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। और तू है सुगंधा के बड़े बेटे की बेटी। तो यह थी इस सिंदूरदान की कहानी। मंजरी, कल तेरी शादी है और तुझे खूब सारे तोहफे मिलेंगे। मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप और वह क्या बोलते हैं हनीमून पैकेज। लेकिन तेरी दादी तुझे यह सिंदूरदान देना चाहती। तू लेगी ना बेटी? सुगंधा बोली, जो अब नानी दादी बन चुकी थी और उसका पूरा परिवार है। और पोती मंजरी की शादी में वह अपना सिंदूरदान उसे तोहफे में दे रही है। हाँ मेरी प्यारी दादी, मैं ज़रूर लूँगी अपनी दादी का यह बेशकीमती तोहफा। आखिर इसी की वजह से तो आपको दादाजी पर प्यार आया था और फिर पापा इस दुनिया में आए। मंजरी खिलखिलाते हुए बोली, और फिर यह कितना सुंदर है और एंटिक पीस भी तो है। थैंक यू दादी। कहते हुए मंजरी दादी के गले लग गई। दादी ने भी अपनी आंखों की कोर में छलक आए आंसुओं को पोंछकर अपनी लाडली को जी भर के प्यार किया। मंजरी विदा होकर ससुराल चली गई। उसके आलीशान फ्लैट की ड्रेसिंग टेबल पर आज भी वह खूबसूरत सा सिंदूरदान सजा हुआ है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भूलना नहीं दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।